फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। तो आज के हमारे टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम लोग मोटिवेशनल कोट को देखते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना। मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितनी दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी। क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितनी दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस मोटिवेशनल कोट से हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि हमने हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते चुन लिए हैं, उनकी तैयारियां हमने शुरू कर दी है और हमारी जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही है, और अब हम ये सोचे कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा या फिर मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा, तो इस तरह का मन में जो भी विचार हो, इस विचार को बिल्कुल भूल जाए और ये सोचे कि मैं आधे रास्ते आ चुका हूँ, यानी कि मुझे मेरी सफलता को प्राप्त करने में कुछ ही और मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ दिन की और बात है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। तो हमारा टॉपिक चल रहा था, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान की सामान्य जानकारी। हम केमिस्ट्री को वहां से शुरू कर रहे हैं जहां से बिल्कुल हम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, जब हमने कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं होता है और हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत होती है। तो हम उसी को देख रहे थे और उसमें मेरी जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको बहुत बेसिक बताया, जहां से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। एटम से मैंने शुरुआत की थी और फिर मैंने एटम के बारे में बताया और उस एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात मैंने की थी, और उनकी सारी डिटेल्स, उनका चार्ज क्या होता है, उनका मास क्या होता है, उनका यूनिट चार्ज क्या होता है और उनका खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन था। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग देखेंगे कि परमाणु से संबंधित मॉडल, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने समय पर परमाणु के बारे में अलग अलग कंसेप्ट दिए। जैसा कि बच्चे साइंस फेयर में जाते हैं, तो साइंस फेयर में भी क्या होते हैं, अलग अलग स्कूल से बच्चे आते हैं और वो अपने मॉडल का प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो वो तो जनरली जैसे उनमें वो बताया जाता है कि भाई हम बारिश का जो पानी होता है उसका किस तरीके से संग्रहण कर सकते हैं, इसी तरीके से मतलब पानी को गिराकर हम किस तरीके से बिजली प्राप्त कर सकते हैं, और किस प्रकार से हम जो है जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं, उनका पुनर्चक्रण करके जो वेस्टेज होते हैं उसको कम से कम कर सके। तो इस तरीके से मतलब सब अपनी अपनी जो इंटेलिजेंस होता है उसका प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर जो हम मॉडल की बात करने जा रहे हैं वो है परमाणु से संबंधित मॉडल, और इसमें हम 3 मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कभी कभार सीधा ही उससे रिलेटेड सेंटेंस में आपको देकर आपसे उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब पढ़ेंगे परमाणु से संबंधित मॉडल, और उसमें हम लोग 3 मॉडल के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हमारा मॉडल है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल सबसे पहले जो परमाणु के बारे में मॉडल बताया था वो बताया था थॉमसन ने, और इसका जो मॉडल है वो बहुत ही सिंपल है। तो इसने ये बताया कि जो परमाणु है ये क्या है, एक ठोस धन आवेशित गोला है। इसने क्या बताया, परमाणु को ठोस बताया और इसका आकार कैसा बताया, गोले के आकार का बताया। और उसने परमाणु की त्रिज्या कितनी बताई, 10⁻⁻10 मीटर उसकी त्रिज्या बताई। और उसने ये बताया कि उस पूरे
ठोस गोले के अंदर जो धनावेश होता है वो भरा हुआ होता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अंदर धसे हुए होते हैं। तो इसको एक बहुत अच्छे से उदाहरण मतलब बहुत अच्छे उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। गर्मी में आपने तरबूज बहुत सारे खाए होंगे, तो तरबूज का मॉडल अभी कह सकते हैं हम इसको, और इसकी जो तुलना है वो एक मिठाई से की है जिसका नाम है प्लम पुडिंग। तो इसको हम प्लम पुडिंग का मॉडल भी बोलते हैं। अब देखो तरबूज से हम समझते हैं इसको। तरबूज में क्या होता है, पूरा का पूरा अंदर जो भाग होता है वो भरा हुआ होता है, तो उसको तो थॉमसन ने क्या माना, धन आवेश माना। और अंदर जो उसमें बीज होते हैं जो कहीं कहीं पर उसके अंदर धसे हुए होते हैं, उसको उसने क्या माना, इलेक्ट्रॉन माना। तो आई थिंक तरबूज वाले उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से प्लम पुडिंग की मिठाई, अगर आपने ये नहीं भी देखी हो, नहीं भी पता हो, तो बिल्कुल सिंपल, जैसे मिठाई होती है, जैसे मावे की मिठाई होती है, फिर उसमें अंदर क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो डले हुए होते हैं। तो पूरी की पूरी मिठाई को हम लोग धनावेशित भाग मान सकते हैं, और अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं कहीं कहीं पर जो उसमें प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। तो इसके बारे में टू द पॉइंट हम नोट कर सकते हैं। थॉमसन ने दिया था ये, तो उसने क्या बताया, परमाणु ठोस धनावेशित गोला है, ठोस धनावेशित गोला है। और इसकी अगर त्रिज्या की बात करें, परमाणु की त्रिज्या, तो उसने त्रिज्या का आकार कितना बताया, 10 की घात -10 मीटर बताया। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं कि पूरा जो भाग है, धनावेशित भाग है, उसमें धसे हुए होते हैं। तो पूरे धनावेशित भाग के मध्य धसे रहते हैं, यानी कि अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसमें एक मिठाई होती है, जैसा होता है मिठाई के जैसा, तो उस मिठाई का नाम है प्लम पुडिंग का मॉडल भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्लम पुडिंग का मॉडल किसने दिया था, तो प्लम पुडिंग के मॉडल को हम क्या बोलते हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल बोलते हैं। और इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं, तरबूज से कर सकते हैं, वाटरमेलन से कर सकते हैं। और ये कब दिया गया था, तो ये दिया था 1898 में। और इससे पहले ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी। और मैंने कल बताया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज होने के बाद जो सबसे पहला मॉडल दिया था वो थॉमसन ने दिया था। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे मॉडल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और उस मॉडल का नाम है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अब देखो दूसरे मॉडल की क्यों जरूरत पड़ गई, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परमाणु को हम क्या मानते हैं, एक गोला मानते हैं। उसमें क्या होते हैं, उसमें नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उसको उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा तो थॉमसन ने कुछ बताया नहीं, तो इसीलिए जो थॉमसन साहब थे ये क्या हो गए, अपने मॉडल या फिर परमाणु को समझने में असफल हो गए। तो फिर आगे वाला मॉडल प्रस्तुत किया गया था, और वो किया था रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने ये मॉडल प्रस्तुत किया था 1911 के अंदर। अब देखो इस मॉडल में उन्होंने क्या बताया, तो मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। इसने क्या किया कि एक गोल्ड का स्वर्ण पत्र, गोल्ड AU यानी कि स्वर्ण झिल्ली ली, और इसके चारों ओर जो है एक पर्दा बनाया। और इस पर्दे की बात करते हैं तो इस पर्दे के अंदर
एक पदार्थ का लेप किया जिसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड का लेपन। तो ये हो गया अपना जिंक सल्फाइड का लेपन। मैं इसको यहां लिख देती हूं, जिंक सल्फाइड का लेपन। ये लेपन इसलिए क्या, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब एल्फा कणों की बौछार करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो कण है एल्फा कण वो कहाँ पर टकरा रहे हैं या फिर वो किस एंगल से विक्षेपित हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने कौन सा पर्दा लगाया, जिंक सल्फाइड का लेपन किया, जिससे कि ये चमक उत्पन्न करता है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई कण जो है वो कहाँ से टकरा रहा है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्रोत लेंगे, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं एल्फा कण ले रहे हैं, तो यहाँ पर एल्फा कणों का एक स्रोत ले लेंगे, एल्फा कण स्रोत। और एल्फा कणों का स्रोत जो होगा यहां से क्या निकलेंगे, एल्फा कण निकलेंगे। अब यहां से क्या होंगे, बहुत सारे एल्फा कण निकलेंगे। और एल्फा कण क्या होता है ये मैं बता देती हूं आपको। हीलियम पीरियोडिक टेबल के अंदर परमाणु क्रमांक 2 पर एक तत्व होता है जिसका नाम होता है हीलियम। और हीलियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, और जब इसके ऊपर +2 चार्ज हो तो हम उसको बोलते हैं हीलियम का द्विधनावेशित नाभिक। उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो आपको इससे ये समझ में आना चाहिए कि एल्फा पार्टिकल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2He4 और इसके ऊपर +2। तो एल्फा कण के यहाँ पर अपन ऐसा लिख सकते हैं, हीलियम का द्विधनावेशित नाभिक, यही क्या होता है, एल्फा कण होता है। अब यहाँ पर जब इसने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट का सेटअप किया तो इसने क्या देखा, यहाँ पर ये प्रेक्षण करेगा कि इसमें से जो कुछ कण होंगे वो क्या करेंगे, सीधे निकल जाएंगे, बिना किसी विक्षेपण के क्या हो जाएंगे, सीधे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं पहला लिख सकती हूँ, प्रेक्षण में कुछ कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। तो पहला इसका ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया होगा। अब कुछ कण जो होते हैं वो क्या होता है, अलग अलग कोणों से क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं। इसमें से कुछ कोण 90 भी हो सकता है, कुछ 120 भी हो सकता है, 120 डिग्री भी हो सकता है। इस प्रकार कुछ कण जो है वो अलग अलग कोणों से क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। तो इस प्रकार से दूसरा मैं लिख सकती हूं, कुछ कण 90 डिग्री या 120 डिग्री से विक्षेपित। अब सबसे रोचक जो इसका प्रेक्षण है वो तीसरा वाला प्रेक्षेपण है। वो ये है कि उसने देखा कि लगभग 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल से मुड़कर वापस आ रहा था। जैसे यहां से कोई कण गया और ये बिल्कुल यहां से मुड़कर इस तरीके से वापस आ रहा है, तो लगभग 20,000 में से एक कण जो है वो 180 डिग्री के एंगल से मुड़कर आ रहा था। तो इससे उसने क्या निष्कर्ष निकाला कि देखो यहाँ पर हीलियम यानी कि एल्फा कण इसका द्विधनावेशित नाभिक है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर कोई न कोई ऐसा धनावेशित भाग है जो क्या कर रहा है, इन कणों को प्रतिकर्षित कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, इसीलिए ये वापस 180 डिग्री के एंगल से मुड़कर आ गया। तो तीसरा प्रेक्षण लिख सकते हैं, लगभग 20,000 में से एक कण 180 डिग्री से विक्षेपित। तो ये तो क्या हो गया, इसका ऑब्जर्वेशन हो गया। अब ऑब्जर्वेशन हुआ है तो भाई इसका कुछ न कुछ निष्कर्ष भी निकलेगा। तो रदरफोर्ड ने इन ऑब्जर्वेशन के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला, तो
इसको हम समझते हैं। निष्कर्ष इसी रदरफोर्ड के मॉडल के ही निष्कर्ष हैं ये। अब देखो, पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कह रहा है कि कुछ कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल रहा है। अब देखो, आपको थोड़ा सा जानकारी होगी कि समान समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करने का काम करते हैं। तो जब यहाँ पर सीधे निकल रहे हैं, इसका मतलब ना तो ये आकर्षित हो रहे हैं ना ही ये प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तो इसका मतलब उसने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो क्या होता है, रिक्त होता है, खाली होता है। तो पहला निष्कर्ष हो जाएगा, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त, अधिकांश भाग रिक्त। और यदि हम बात करें नेक्स्ट, तो दूसरा ये क्या कह रहा है कि कुछ कण 90 डिग्री या फिर 120 डिग्री के एंगल से क्या हो रहे हैं, विक्षेपित हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ से ये धनावेशित कण आ रहे हैं और ये इधर आ रहे हैं, विक्षेपित हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है जो इन धनावेशित कणों को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये परमाणु के बाएं भाग में उपस्थित होते हैं। तो दूसरा निष्कर्ष हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ये परमाणु के बाएंतम भाग में उपस्थित होंगे। फिर तीसरा जो ऑब्जर्वेशन है इसका अगर निष्कर्ष निकाले तो क्या निकलता है कि लगभग 20,000 में से एक ही कण ऐसा है जो 180 डिग्री के एंगल से मुड़कर वापस आ रहा है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का जो धनावेशित भाग होता है ये परमाणु के बिल्कुल बीच में होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। तो तीसरा निष्कर्ष हो जाएगा हमारा, धनावेशित भाग, धनावेशित भाग परमाणु के केंद्र में उपस्थित, जिसे नाभिक, न्यूक्लियस कहते हैं। तो कुछ हद तक रदरफोर्ड परमाणु में जो अवयवी कण होते हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, उनके बारे में समझाने में सफल रहा। क्योंकि हम यही तो बोलते हैं कि जो धनावेशित भाग, क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस होता है और न्यूट्रॉन भी, क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज बाद में हुई थी तो न्यूट्रॉन के बारे में भी कुछ बताया नहीं, सिर्फ इन्होंने ये बताया कि धनावेशित भाग केंद्र में होता है और ऋणावेशित भाग कहाँ होता है, बाहर की तरफ होता है, बाह्यतम होता है। तो कुछ हद तक जो अवयवी कणों की व्यवस्था है उसको समझाने में ये सफल रहा, लेकिन फिर भी ये मॉडल बिल्कुल सक्सेस नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि रदरफोर्ड ने परमाणु का स्थायित्व नहीं बता पाया, ना ही उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन है उनकी कक्षाओं के बारे में बताया और ना ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन के गति की कुछ बात की कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार पथ पर गति करते हैं। तो इसीलिए आगे वाला मॉडल आया और वो है नील्स बोर का मॉडल, जो कि सर्वमान्य मॉडल है और बिल्कुल परमाणु की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। नील्स बोर वाले मॉडल को हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। मैं मेरी पूरी कोशिश कर रही हूँ जितना सिंपल तरीके से समझा सकूं मैं उसी तरीके से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।